नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सुखदेव के नाम पत्र के विषय में पढ़ेंगे जो सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने सुखदेव के नाम पत्र लिखा। प्रिय भाई, संबोधन किया उनको भाई के तौर पर। मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों में ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इस मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। मतलब ये भगत सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए सुखदेव के बारे में। सुखदेव का व्यक्तिगत प्रेम के संबंध में विचार क्या था और भगत सिंह का क्या था। भगत सिंह का कहना था कि व्यक्तिगत प्रेम जो है वो उचित नहीं है, इनकी जो परिस्थितियां थीं उनमें संभव नहीं है, और सुखदेव उस प्रेम का अनुभव कर रहे थे। वे इसे जीवन का अनिवार्य अंग मान रहे थे, जबकि भगत सिंह उसे अनिवार्य अंग नहीं मान रहे थे। अब इसके बाद आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब यही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। भगत सिंह ने बताया कि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह कायरता का परिचायक है। अब आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय मतलब उद्देश्य सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। नौजवान भारत सभा जो संगठन था क्रांतिकारियों का, उसका उद्देश्य यही था कि सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना। ठीक है, मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। मतलब सेवा जब आप करेंगे किसी की तो बिना कष्ट उठाए हुए नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि मुंह से बोलिए कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ और कोई कष्ट नहीं उठावे, तो यह नहीं हुआ। सेवा करना है, कुछ करना है किसी के लिए, तो आपको कष्ट होगा। तो किसी के लिए सेवा करने की भावना का मतलब है कि आप अपने लिए कष्ट उठाने को तैयार हुए। तो अगर अपने लिए कष्ट उठाने को तैयार हुए तभी आप सेवा कर सकेंगे। ये होता नहीं है कि आप सेवा भी कर दें और आपको कोई कष्ट भी ना हो। तो सेवा करना चाहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन वे कष्ट उठाने को तैयार नहीं होते, तो उनकी सेवा करने की इच्छा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाती है।
मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, उसके बाद वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाला। बहुत सारे नेताओं ने, उस समय जो नेता लोग थे वे लोग, उन लोगों में से कुछ लोगों ने सलाह दी भगत सिंह को कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लो इस कार्य के लिए, वे माफ़ कर देंगे। लेकिन भगत सिंह माफ़ी मांगने से इनकार कर गए। इनकी समझ थी कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो देश में उल्टा ही संदेश जाएगा कि अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ा रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए। जिस उद्देश्य से बम फेंका गया था, अंग्रेज़ सरकार जो बहरी थी, वो जनता की आवाज़ सुन नहीं रही थी, उसके कान में ज़ोरदार धमाका करके आवाज़ सुना में, इस उद्देश्य से बम फेंका गया था, तो उद्देश्य ही नष्ट हो जाता। तो लोगों के की सलाह देने पर भी भगत सिंह ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें अविश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। आत्महत्या और जीवन का त्याग, दान, उत्सर्ग, ये दोनों दो चीज़ें हैं। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो स्पृहणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? नहीं, यतीन्द्रनाथ दास राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मरे। उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, आत्मज्ञान किया, त्याग किया जीवन का, वो आत्महत्या नहीं है। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। मरना तो सबको है, लेकिन जो देश के लिए मरे वह मृत्यु आदर्श मानी जाती है। जो मृत्यु स्वार्थ से उठ करके परमार्थ के लिए हो, वह आदर्श मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सज़ा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। विपत्तियाँ जो आती हैं व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। आपको अनुभव होगा, जीवन का एहसास होगा, जो आपने देखा नहीं उसका अनुभव होगा। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आज के नौजवानों से जो YouTube में दिन भर तरह तरह का फ़ोटो देखा करते हैं, उन लोगों से ये कैसे कष्ट की सहने की उम्मीद की जाए, जो सिर्फ भोग की बात सोचते हैं, जो सिर्फ सुख और मौज मस्ती की बात सोचते हैं। क्या उनको ये पाठ समझ में आएगा? अगर आ सकता है तो अच्छी बात है। आपको यह याद होगा, अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर
जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु उसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। कष्ट सहने से व्यक्ति के चरित्र में ऊंचाई आती है, हमारा चरित्र ऊंचा बनता है। जैसे ही हम दुख झेल कर बाहर निकलते हैं तो हम एक नए इंसान होते हैं, हम कुछ पा चुके होते हैं, और वह पाना सुख के सागर में डुबकियां लगाने से नहीं होता है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान हैं। भगत सिंह का विचार है, स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। पढ़ाई का या जीवन में कुछ मूल्य सीखने का सबसे बेहतर तरीका होता है स्वाध्याय, और स्वाध्याय की पृष्ठभूमि होती है कष्ट सहने की क्षमता का होना। अगर आप कष्ट नहीं सह सकते हैं तो आप स्वाध्यायी नहीं होंगे, और स्वाध्यायी नहीं होंगे, अपने से अध्ययन करने की क्षमता नहीं होगी, तो आपका पाठ पूर्ण होने वाला नहीं है। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। ये रूस का उदाहरण, कैसे जारशाही के खिलाफ वहाँ के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, उसके बाद जेलों में भी प्रबंध के मामले में सुधार हुए। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में पूर्णतया परिचित हों और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है
तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है, काम शुरू किए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती, उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम उस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, जिनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, आपने अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है हमने, तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। प्रतिक्रियावादी क्रांति के उल्टा जो कार्य होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी कार्य। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़कर गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थीं? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं हैं जो जेलों में दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिन व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपके ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटने वाली है। क्या आपको याद है जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे
कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। जब अंग्रेजों के हाथ लग गए, पुलिस के हाथ लग गए, तो आत्महत्या करने का मतलब क्या है? तब तो आप झुक गए। क्रांतिकारी होने का मतलब है कि क्रांति के जो उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य आप लेकर के चल रहे हैं, उनको पूर्ण करना, उनको प्राप्त करना। अगर उनको प्राप्त करने के रास्ते में आपने उनके विपरीत कोई कार्य किया तो आप क्रांति के खिलाफ हो गए। तो क्रांतिकारी होने का मतलब है कि समय आवे तो आत्महत्या भी करो, अगर उससे क्रांति को फायदा होता हो तो। लेकिन अगर क्रांति करना है तो क्रांति के खिलाफ कुछ करना वह सही नहीं है। क्रांतिकारी होने का मतलब विपत्तियों से या कष्टों से डर के, घबरा के आत्महत्या करना, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। क्रांतिकारी होने का मतलब है वह सब कुछ करना जो परिवर्तन को, जो बदलाव को सुनिश्चित करता हो, जो पॉजिटिव बदलाव कैसा हो? पॉजिटिव हो, जो बेहतर हो, जो साम्यवाद पर आधारित हो, जो समता की बात करता हो, जो हर मानव की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता हो। ये एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब से आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। परंतु मैंने उनको तो उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। उसे व्यक्तिगत स्वार्थ से जो आदमी पाता है धन संपत्ति, उससे ज़्यादा राष्ट्रहित में मैं पाना चाहता हूँ। मेरा तो जीवन से ज़्यादा उद्देश्य है। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी के भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह ने अपने दोस्त को लिखा कि भाई निश्चित है कि मुझे मृत्यु दंड देगी ये सरकार। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार के तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे लिए अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है। ये क्रांति का डिफिनेशन मेरे दोस्तों, आप लोग उसको याद करें, ये बहुत ज़रूरी। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, कंटिन्यूअस वर्क कीजिए तो क्रांति होगी। प्रयत्न करते रहिए,
क्रांति होगी, कष्ट सहिए क्रांति होगी, बलिदान दीजिए क्रांति होगी, बस और कुछ नहीं। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब भगत सिंह समझ रहे थे कि अंग्रेज बिना क्रांति के यहाँ से जाने वाले नहीं थे। वे मीठी मीठी बात बोलते थे भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए। भगत सिंह समर्पित थे फांसी पड़ने के लिए। वो जानते थे कि सच्चे देश प्रेमी को विदेशी शासक फांसी देगा ही देगा, तो भगत सिंह को फांसी होनी ही होनी थी। भगत सिंह मान रहे थे। लोगों ने कहा कि माफ़ी मांगो, नेताओं ने कहा, उनके फैमिली वालों ने कहा, लेकिन भगत सिंह ने सबको अस्वीकार किया क्योंकि वो देश के हित में सोच रहे थे और अपने छोटे से जीवन को एक बड़े उद्देश्य के नाम पर, एक राष्ट्र हित जैसे बड़े उद्देश्य के नाम पर समर्पित करना चाहते थे, ताकि उनके जैसा कम उम्र का नौजवान अगर फांसी पड़ेगा तो निश्चित रूप से यह देश में न्यूज बनेगा, जिससे लोगों के मन में एक भावना पैदा होगी जो विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने की उनको ताकत देगी, प्रेरणा देगी। इसी उद्देश्य से भगत सिंह फांसी पर चढ़ने को हंसकर तैयार हुए और आज देश उनको शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानता है और हैट्स ऑफ करता है उनके सम्मान में। तो ये रहा, पूरी क्रांति है इसमें। क्रांति जिसके जीवन में होगा उसके जीवन में सुख तो जो होता है, भौतिक सुविधा, वो तो बहुत दूर की बात होती है। क्रांतिकारी अपने जीवन को बड़ी कसौटियों पे कसते हैं, अपने जीवन को कष्टों के तराजू में रखकर तोलते हैं कि वे कितना पाए और कितने बड़े उद्देश्य के लिए लड़े। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच रचित जो अधम शरीर है, पंच तत्वों से जो बना है, वो समस्त पंच तत्वों को एक्टिवेट कर देने वाला आदमी ही बड़ा क्रांतिकारी होता है। जिसके अंदर पांचों तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं पूरे फॉर्म में, वो आदमी अप्रत्याशित कार्य करता है, वो आदमी महामानव की श्रेणी में चला जाता है। यही सब तो पाठ में सीखना है। तो भगत सिंह का चरित्र बहुत बड़ा है, इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, बार बार सीखना चाहिए। और ऐसा पढ़ने से यही तो साहित्य की खूबी है। साहित्य में ऐसे पात्र आपको मिलते हैं जो आपके जीवन को धन्य बना जाते हैं। तो इनसे सीखिए, प्रेरणा लीजिए और कुछ बड़ा करने को सोचिए, नहीं तो बस दूसरा कुछ नहीं लाइफ में मिलेगा। धन्यवाद, आपने इसको सुना। इसके लिए प्रश्नोत्तर बाद में करेंगे।